जय हिंद फ्रेंड्स। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ये एनसीईआरटी सार संग्रह का सीरीज़ है और इसमें हम आज ज्योग्राफी के लेक्चर 3 को देखते हैं। आइए, जलप्रपात और झीलें, वाटरफॉल्स एंड लेक्स। कर्नाटक में स्थित गोकाक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो घाटप्रभा नदी पर। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? स्वर्णरेखा नदी या सुवर्णरेखा नदी पर। त्सो मोरारी झील किस राज्य में स्थित है? लद्दाख में। जोग जलप्रपात जोग फॉल किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी पर। चिल्का झील उत्तरी सरकार तट पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। चिल्का झील उत्तरी सरकार तट पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारत के किस जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है? चित्रकूट जलप्रपात, ऊंचाई 29 मीटर। चित्रकूट जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती नदी पर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर झील। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील कौन सी है? सांभर झील, राजस्थान। दूध सागर जलप्रपात पश्चिम घाट में गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। भारत में स्थित प्रमुख जलप्रपात दूधसागर नदी मांडवी, गोवा और कर्नाटक की सीमा पर। भारत में स्थित प्रमुख जलप्रपात दूधसागर, मांडवी नदी, गोवा और कर्नाटक की सीमा पर। धुआंधार नर्मदा नदी पर, जबलपुर मध्य प्रदेश। धुआंधार नर्मदा नदी पर जबलपुर। नोह कालिकई मेघालय। नोह कालिकई मेघालय। अमृतधारा, देवधारा, हसदेव नदी छत्तीसगढ़ कोरिया। केंदाई छत्तीसगढ़ में स्थित है। दुग्धधारा नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में। हुंडरू स्वर्णरेखा नदी पर, रांची झारखंड। जोग गुरसप्पा शरावती की नदी कर्नाटक। शिव समुद्रम कावेरी कर्नाटक। कपिलधारा नर्मदा अनूपपुर मध्य प्रदेश। कपिलधारा नर्मदा नदी पर, अनूपपुर मध्य प्रदेश। चित्रकूट इंद्रावती बस्तर छत्तीसगढ़। चित्रकूट इंद्रावती नदी बस्तर छत्तीसगढ़। जोन्हा गौतम धारा राड़ू नदी रांची झारखंड। चुलिया चंबल नदी राजस्थान। महाराष्ट्र में स्थित लोनार झील ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित क्रेटर झील का उदाहरण है। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। वसुधरा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अलकनंदा नदी पर। वसुधरा अलकनंदा नदी पर। पुलिकट झील भारत के किन दो राज्यों आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है? पुलिकट झील भारत के दो राज्यों आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? फूलर झील, जम्मू कश्मीर। भारत की प्रमुख झीलें वेम्बनाथ झील केरल, चिल्का झील उड़ीसा, राजसमंद राजस्थान, पुलिकट तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश, सातताल उत्तराखंड, अष्टमुडी केरल, फतेह सागर राजस्थान, डल झील जम्मू कश्मीर, शेषनाग जम्मू कश्मीर, लोकटक मणिपुर, सांभर राजस्थान, डिंडवाना राजस्थान, राकसताल उत्तराखंड, कोलेरू आंध्र प्रदेश, रूपकुंड उत्तराखंड, फुलहर उत्तर प्रदेश, देवताल उत्तराखंड, हमीरसर गुजरात, उदय सागर राजस्थान, नागिन जम्मू कश्मीर, लोनार महाराष्ट्र, पेरियार केरल, सूरजकुंड हरियाणा, जयसमंद राजस्थान, वूलर जम्मू कश्मीर, मानसबल जम्मू कश्मीर, हुसैन सागर तेलंगाना। जल संसाधन, सिंचाई एवं नहरें, वाटर रिसोर्सेज, इरिगेशन एंड कैनाल्स। भारत में जल संसाधन के स्रोत धरातलीय, पृष्ठीय जल, भूमिगत जल या भौम जल, वायुमंडलीय जल और महासागरीय जल। संचित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप द्वारा होती है? तो उत्तर प्रदेश में नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। आधुनिक सिंचाई प्रणाली का जनक महान सिविल इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को माना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से शीर्ष 3 तालाब सिंचित राज्य क्रमशः कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से शीर्ष 3 तालाब सिंचित राज्य जो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। पहले नंबर पे तमिलनाडु, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा मध्य प्रदेश।
भारत में नहर प्रणाली की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? दिनेश जे दस्तूर ने। भारत में नहर प्रणाली की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? दिनसा जे दस्तूर ने। भारत में सिंचाई के मुख्य साधन क्या है? कुआं और नलकूप। सरहिंद नहर किस नदी से निकाली गई? सतलज से। सरहिंद नहर सतलज से निकाली गई। विश्व जल दिवस 22 मार्च तथा राष्ट्रीय जल दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च और राष्ट्रीय जल दिवस 14 अप्रैल को। सर्वाधिक संचित क्षेत्रफल वाले 5 राज्यों का सही क्रम क्या है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाले 5 राज्यों का सही क्रम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। हरियाली योजना किससे संबंधित है? जल संभर के विकास से। जल संभर विकास के लाभ: पानी और सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति, जैव विविधता में वृद्धि, जल भराव में कमी और मृदा की लवणता का ह्रास, कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि, वनों के कटाव में कमी, जीवन स्तर में सुधार, रोजगार में वृद्धि। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1958 ईस्वी में, 1958। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1958 में। फरक्का नहर, फरक्का कैनाल की जल वहन क्षमता कितनी है? तो 40,000 क्यूसेक। 40,000 क्यूसेक जल वहन क्षमता फरक्का नहर की 40,000 क्यूसेक। विश्व का सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में गंगा नहर गंग नहर या गंगा नहर है। विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में गंग नहर या गंगा नहर है। गंग नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1927 ईस्वी में। सारण सिंचाई नहर किस नदी से निकलती है? गंडक नदी से निकलती है। भारत की सिंचाई परियोजना के प्रकार: लघु सिंचाई परियोजना। इस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की सिंचाई होती है। इसके अंतर्गत कुआं, नलकूप, डीजल पंप सेट, तालाब, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर आदि शामिल किए जाते हैं। भारत का लगभग 62% सिंचाई आवश्यकता की पूर्ति लघु सिंचाई परियोजना से होती है। देश में लघु सिंचाई के बढ़ते महत्व को देखते हुए वर्ष 2006 में संचालित 2006 से संचालित लघु सिंचाई योजना को वर्ष 2010 में राष्ट्रीय लघु सूक्ष्म सिंचाई मिशन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। तो संचालित लघु सिंचाई योजना 2006 से संचालित हो रही थी, लेकिन वर्ष 2010 में राष्ट्रीय लघु सूक्ष्म सिंचाई मिशन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। मध्यम सिंचाई परियोजना: इस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक क्षेत्र की सिंचाई होती है। इनमें नहरी सिंचाई प्रमुख है क्योंकि छोटी नहरों को इसी वर्ग में रखा जाता है। वृहद सिंचाई परियोजना: इसमें 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों की सिंचाई होती है। इसलिए इसके लिए बड़े बांध बनाकर नहरें निकाली जाती है। सामान्यतः इसमें बड़ी नहरों एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को शामिल किया जाता है। बड़ी व मध्यम परियोजना से देश की 38% सिंचाई आवश्यकता की पूर्ति होती है। जल के साथ उर्वरकों को भी मिलाकर संपन्न सिंचाई कहलाती है। फर्टिगेशन: जल के साथ उर्वरकों को भी मिलाकर संपन्न सिंचाई कहलाती है फर्टिगेशन। भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत नलकूप है। इसके पश्चात सर्वाधिक सिंचाई नहरों और तालाबों के द्वारा की जाती है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना मल्टीपर्पस रिवर वैलीज प्रोजेक्ट। भाखड़ा नंगल बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ? सतलज नदी पर। भाखड़ा नंगल किन राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है? हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है भाखड़ा नंगल। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। दामोदर परियोजना में कौन से राज्य सम्मिलित हैं? पश्चिम बंगाल, झारखंड। दामोदर परियोजना में पश्चिम बंगाल और झारखंड सम्मिलित है। सरदार सरोवर बांध से सर्वाधिक लाभ गुजरात राज्य को है, जबकि सबसे कम लाभ मध्य प्रदेश को है। सरदार सरोवर बांध से सर्वाधिक लाभ गुजरात को है, सबसे कम लाभ मध्य प्रदेश को है। ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी पर स्थित है?
नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर परियोजना नर्मदा नदी पर। हीराकुंड बांध किस राज्य में है? उड़ीसा। हीराकुंड बांध उड़ीसा। भारत का सबसे पुराना जल शक्ति हाइड्रो पावर उत्पादन केंद्र कौन सा है? शिव समुद्रम। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना किन दो राज्यों में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना। बहुउद्देशीय पोलावरम सिंचाई परियोजना उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्य के मध्य विवादित है। बहुउद्देशीय पोलावरम सिंचाई परियोजना उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों के मध्य विवादित है। गांधी सागर बांध किस परियोजना का भाग है? चंबल परियोजना का भाग है। जवाहर सागर बांध किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। टिहरी बांध उत्तराखंड में किस नदी पर निर्मित किया गया है? भगीरथी नदी पर। तिलैया मैथन बेल पहाड़ी बांध किस नदी पर निर्मित है? बराकर नदी पर। दामोदर घाटी निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? वर्ष 1948 ईस्वी में। सतलज नदी पर बनाए गए हिमाचल बांध का मुख्य उद्देश्य भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना। सतलज नदी पर बनाए गए हिमाचल बांध का मुख्य उद्देश्य भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र हाइड्रो पावर प्लांट की स्थापना कहाँ की गई? दार्जिलिंग में। भारत की नदियों पर स्थित प्रमुख परियोजना सतलज। देखते हैं नदी और परियोजना कौन कौन सा है। सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल यानी गोविंद सागर बांध, नाथपा झाकरी बांध, कोल बांध। नाथपा झाकरी और भाखड़ा नांगल और कोल सतलज नदी पर स्थित है। झेलम पर किशनगंगा और तुलबुल परियोजना। झेलम पर किशनगंगा और तुलबुल परियोजना। चिनाब नदी, सलाल बांध, दुलहस्ती जिसको अस्किनी का बांध कहा जाता है और बगलिहार। सलाल बांध, दुलहस्ती यानी अस्किनी बांध, बगलिहार बांध। रावी नदी, थीन बांध, चमेरा परियोजना। रावी नदी, थीन बांध, चमेरा परियोजना। व्यास नदी, पौंग व हरिके बांध। व्यास नदी, पौंग व हरिके बांध। गंगा नदी, टिहरी बांध, भगीरथी पर फरक्का बांध। यमुना नदी, लखवर व्यासी बांध। यमुना नदी, लखवर व्यासी बांध। रामगंगा नदी, कालागढ़ बांध यानी रामगंगा परियोजना। घाघरा नदी, घाघरा बांध। शारदा नदी, शारदा बांध। गंडक नदी, त्रिवेणी के पास बैराज। कोसी नदी, कोसी परियोजना। पंचेश्वर परियोजना भारत नेपाल का संयुक्त उपक्रम है। यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में काली नदी पर निर्मित है। चंबल नदी, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर बांध राजस्थान। चंबल नदी, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर बांध राजस्थान। बेतवा नदी, माता टीला बांध, राजघाट बांध। बेतवा नदी, माता टीला बांध, राजघाट बांध। सोन नदी, डिहरी में सिंचाई, बरास बांध, सागर बांध। दामोदर, पंचेत हिल, तिलैया, कोनार, अय्यर, बगरमो बांध और मैथन। दामोदर, पंचेत हिल, तिलैया, कोनार, अय्यर, बरमो और बांध और मैथन। गोदावरी नदी, राजमुंदरी के निकट एक एनीकट बांध। राजमुंदरी के निकट गोदावरी नदी पर एनीकट बांध। कृष्णा नदी, श्रीशैलम व नागार्जुन सागर बांध। तुंगभद्रा नदी, मल्लपुरम के निकट तुंगभद्रा बांध। कावेरी नदी, मेट्टूर बांध। नर्मदा नदी, महेश्वर बांध, इंदिरा सागर बांध, अंकलेश्वर बांध, सरदार सरोवर बांध। ताप्ती नदी, काकरपार बांध, उकाई बांध। हीराकुंड, तीरकपाड़ा और बरोज बांध। माही नदी, वन कावेरी बांध, कदाना बांध। माही नदी, वन कावेरी बांध, कदाना बांध।
भारत एवं उसके पड़ोसी देशों के बीच प्रमुख नदी समझौते। संधि और समझौते, संबंधित देश और संधि समझौते की प्रकृति। तो शारदा या महाकाली नदी नेपाल के से संबंधित है। नेपाल और भारत के बीच वर्ष 1996 को की महाकाली सिंधि, जिसे पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना शामिल है, जिसमें पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना शामिल है। कोसी नेपाल, नेपाल में कोसी बैराज के निर्माण के संबंध में वर्ष 1954 का समझौता 1966 में संशोधित। गंडक नेपाल, नेपाल में गंडक बैराज निर्माण के संबंध में वर्ष 1959 का समझौता। गंगा बांग्लादेश, फरक्का में गंगा जल की भागीदारी के संबंध में वर्ष 1996 की भारत बांग्लादेश संधि। सिंधु नदी तंत्र, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज व इनकी सहायक नदियाँ। पाकिस्तान से है सिंधु नदी तंत्र, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज व इनकी सहायक नदियाँ। सिंधु नदी तंत्र के जल के सार्थक एवं संतोषजनक उपयोग के लिए सिंधु नदी जल समझौता 1960 समझौता 1960 में हुआ था। उसके बाद आते हैं आगे। जलढाका, चुक्खा, ताला, मगदेछु आदि जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ स्थित है? भूटान में भारत के सहयोग से निर्मित है। जलढाका, चुक्खा, ताला, मगदेछु। जलढाका, चुक्खा, ताला, मगदेछु आदि जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ स्थित है? भूटान में भारत के सहयोग से निर्मित। महाकाली संधि भारत और नेपाल के मध्य वर्ष 1996 ईस्वी में हुई थी। महाकाली संधि भारत और नेपाल के मध्य 1996 में। तेलुगु गंग परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक। तेलुगु गंगा परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक। मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल। मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल। कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर की संज्ञा दी है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत की मंदिर की संज्ञा जवाहरलाल नेहरू ने दी है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर निर्मित है। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है? सिद्रपोंग, असम। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन सिद्रापोंग, असम। सिद्रापोंग, असम। भारत राष्ट्रीय जल परियोजना नदियों को जोड़ने के लिए तो कोसी मेची, गंडक गंगा, शारदा यमुना, महानदी गोदावरी, केन बेतवा, पार तापी नर्मदा, बेदती वर्धा, उसके बाद कोसी घाघरा, घाघरा यमुना, गंगा दामोदर स्वर्णरेखा, गोदावरी कृष्णा, पार्वती काली सिंध चंबल, दमन गंगा पिंजाल, नेत्रवती हेमावती। जो नदियाँ हिमालय निर्माण के पूर्व से ही प्रवाहित होती आ रही है उन्हें पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। जो नदियाँ हिमालय के निर्माण के पूर्व से प्रवाहित होती आ रही है उन्हें पूर्ववर्ती नदियाँ कहते हैं। किशन गंगा परियोजना किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। मेजा बांध राजस्थान का निर्माण किस नदी पर हुआ? कोठारी नदी पर। बगलिहार पन विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। बगलिहार पन विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में। सुइल नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। बहुउद्देशीय परियोजना सिंचाई के अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, नदी नहर परिवहन और पर्यटन आदि अनेक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कल्पसर परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात में। कल्पसर परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात में। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? सिक्किम। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? सिक्किम। दुलहस्ती जल विद्युत स्टेशन किस नदी पर निर्मित किया गया है? चिनाब। दुलहस्ती जल विद्युत स्टेशन किस नदी पर निर्मित किया गया है? चिनाब। तुंगभद्रा परियोजना
आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है जो मल्लपुरम के निकट तुंगभद्रा नदी कृष्णा की सहायक पर स्थित है। यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। तुंगभद्रा परियोजना दक्षिण भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों के मध्य है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी के बीच। कावेरी नदी कावेरी तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी विभिन्न राज्य के मध्य कावेरी जल का विभाजन। तमिलनाडु 419 टीएमसी, कर्नाटक 270 टीएमसी, केरल 30 टीएमसी, पुडुचेरी 7 टीएमसी। टीएमसी यानी 1000 मिलियन क्यूबिक। कृषि यानी एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुई है। एग्री अर्थात मृदा तथा कल्चर अर्थात कल्टीवेशन। यदि खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनमें कितने प्रतिशत से अधिक आर्द्रता नहीं होनी चाहिए? 14% से अधिक आर्द्रता नहीं होनी चाहिए। यदि खाद्यान्नों को सुरक्षित संग्रह करना है तो कटाई के समय उनमें कितने प्रतिशत से अधिक आर्द्रता नहीं होनी चाहिए? 14% से अधिक आर्द्रता नहीं होनी चाहिए। भारत में ऋतु आधारित प्रमुख फसलें एवं बुआई अवधि। ठीक है, देखते हैं। रबी फसल, शीतकालीन फसल, गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मूंग, राई तथा आलू आदि। अक्टूबर नवंबर में बुआई होती है, कटाई मार्च अप्रैल में। खरीफ फसल चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन आदि खरीफ फसल में आता है। जून जुलाई में जिसको रोपा जाता है और अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है। जायद फसल शीत एवं ग्रीष्म के मध्य तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, भिंडी आदि विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती ये मार्च अप्रैल में लगाई जाती है और जून जुलाई में काट ली जाती है। कृषि में युग्म पैदावार का क्या आशय है? विभिन्न मौसमों में दो फसल उगाना। युग्म पैदावार यानी विभिन्न मौसमों में दो फसलें उगाना। मिश्रित खेती मिक्स्ड फार्मिंग की प्रमुख विशेषता क्या है? पशुपालन और कृषि उत्पादन को एक साथ करना। भारत में संकराय चालू जोत का सबसे बड़ा औसत आकार किस राज्य में है? तो राजस्थान में। संकराय चालू जोत का सबसे बड़ा औसत आकार राजस्थान में है। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का क्षेत्र तमिलनाडु तट पर पाया जाता है। भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो सबसे बड़े उपभोक्ता राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र। भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो सबसे बड़े उपभोक्ता राज्य उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में कौन सा राज्य सबसे संपन्न है? उत्तर प्रदेश। भारत में अनुबंध कृषि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? पंजाब। भारत में अनुबंध कृषि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? पंजाब। गेहूं की अच्छी कृषि के लिए कौन सी भौगोलिक दशाएं आवश्यक है? मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। गेहूं की अच्छी कृषि के लिए कौन सी भौगोलिक दशाएं आवश्यक है? मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। चावल की कृषि के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस उच्च तापमान आदर्श जलवायु दशाएं मानी जाती है। चावल की कृषि के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस उच्च तापमान आदर्श जलवायु दशाएं मानी जाती है। कल्याण सोना किस फसल की एक किस्म है? तो गेहूं की। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती है? तो धान यानी चावल की। करनाल बंट गेहूं की एक कवक जनित रोग है जो टीलेटिया इंडिका नामक कवक से होता है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? चावल। मक्का मुख्यतः खरीफ फसल की है परंतु इसकी खेती वर्ष भर खरीफ, रबी तथा जायद तीनों फसल ऋतुओं में की जा सकती है। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में। भारत के किस क्षेत्र को चावल का कटोरा
बाउल ऑफ राइस कहा जाता है कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को। जया, पद्मा, पूसा, सुगंधा, जमुना एवं कृष्णा किस फसल में की उन्नत किस्में हैं? धान की। जया, पद्मा, पूसा, सुगंधा, जमुना एवं कृष्णा किस फसल की उन्नत किस्में हैं? धान की। ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? चाय। ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? चाय। धान की फसल में किस जीव का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? नीलहरित शैवाल, बीजीए। नीलहरित शैवाल। धान की फसल में किस जीव का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? नीलहरित शैवाल, बीजीए। मध्य प्रदेश के किस जिले को कपास की खेती के कारण सफ़ेद सोना का क्षेत्र कहा जाता है? तो खरगोन जिला। मध्य प्रदेश के किस जिले को कपास की खेती के लिए सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है? तो खरगोन जिला। भारत के किस राज्य को शक्कर का कटोरा, बाउल ऑफ शुगर कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को। भारत की सभी फसलों में से गन्ने की फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र की संचित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है। भारत के सभी फसलों में से गन्ने की फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र की संचित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है। परभानी शक्ति किसकी किस्म है? जैव संवर्धित ज्वार। जैव संवर्धित ज्वार। देखते हैं कृषि उत्पादन से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियां क्या क्या हैं? हरित क्रांति, खाद्यान्न उत्पादन। सुनहरी क्रांति, फल एवं सब्जी उत्पादन, बागवानी, उद्यान कृषि। श्वेत क्रांति, दुग्ध उत्पादन। कृष्ण या काली क्रांति, खनिज तेल पेट्रोलियम के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता। नीली क्रांति, मत्स्य उत्पादन। गोल क्रांति, आलू उत्पादन। भूरी क्रांति, उर्वरक। पीली क्रांति, तिलहन उत्पादन। रजत क्रांति, अंडा उत्पादन। इंद्रधनुष क्रांति, कृषि संबंधित समग्र क्रांति। अमृत क्रांति, नदियों को जोड़ने की योजना। अमृत क्रांति, नदियों को जोड़ने की योजना। सदाबहार क्रांति, कृषि उत्पादन को दोगुना करना, टिकाऊ कृषि। गुलाबी क्रांति, प्याज उत्पादन, झींगा मछली, प्याज उत्पादन और झींगा मछली। लाल क्रांति, मांस एवं टमाटर उत्पादन। बाजरे की कृषि किस जलवायु में की जाती है? उष्ण एवं शुष्क। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल कौन सी है? तो मूंगफली। औस और बोरो किस फसल की किस्म है? धान की। औस और बोरो धान की फसल की किस्म है। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र। कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? मूंगफली। कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? मूंगफली। किस फसल में नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? तो दलहनी फसल में। दलहनी फसलों हेतु कोबाल्ट आवश्यक है तथा कोबाल्ट राइजोबियम जीवाणु हेतु नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व है। दलहनी फसलों हेतु कोबाल्ट आवश्यक है तथा कोबाल्ट राइजोबियम जीवाणु हेतु नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व है। भारत के 3/4 से अधिक कच्चा रेशम किन किन राज्य या राज्यों से प्राप्त होता है? तो कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, किस देश से संबंधित है? संयुक्त राज्य अमेरिका। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, वो संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन से क्या अभिप्राय है? उच्च उत्पादकता वाले बीज का प्रयोग कर उत्पादन बढ़ाना। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस फसल के उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ है? दोनों में हुआ। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस फसल के उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ? गेहूं की। हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया गया? तो मैक्सिकन गेहूं। हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया गया? मैक्सिकन गेहूं। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस नगदी फसल के निर्यात से प्राप्त होती है? चाय। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस नगदी फसल के निर्यात से प्राप्त होती है? चाय। लाल विगलन, रेड रॉट किस फल का रोग है? गन्ना। लाल विगलन, रेड रॉट किस फल का रोग है? गन्ना।
मूंगा रेशम की उत्पादन मूंगा रेशम का उत्पादन संपूर्ण विश्व में केवल भारत के असम में किया जाता है। इसे वर्ष 2007 में भौगोलिक संकेतक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई का टैग का दर्जा प्राप्त हो चुका है। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1986 ईस्वी में। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन 1986 ईस्वी में। मक्के की फसल तैयार होने की औसत अवधि कितनी है? लगभग 90 से 120 दिन। कृषि प्रमुख कृषि संगठन एवं मुख्यालय देखते हैं। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, समेकित कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला, अर्ध शुष्क क्षेत्रों हेतु अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, सूखे क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र अलेप्पो अलेप्पो, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मुंबई, अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं वृद्धि केंद्र मैक्सिको, अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं वृद्धि केंद्र मैक्सिको, कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु, रबर बोर्ड कोट्टायम केरल, चाय बोर्ड कोलकाता पश्चिम बंगाल, तंबाकू बोर्ड गुंटूर आंध्र प्रदेश, मसाला बोर्ड कोच्चि केरल, राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री बोर्ड नई दिल्ली, भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड पुणे महाराष्ट्र। दक्षिण भारत में चाय की खेती पश्चिम घाट की नीलगिरी तथा इलायची की पहाड़ियों के निचले ढाल पर की जाती है। भारत में झूम कृषि के प्रकार उत्तर पूर्वी राज्य असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में झूम कृषि के प्रकार को झूम कृषि कहा जाता है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में पोंदू, पामाडाबी, केमान या बरीका कहा जाता है। पश्चिमी घाट कुमारी कहा जाता है। केरल पोनम या पोन्नम। मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ बीबर या दाहिया, मशान, पेंडा तथा बीरा। दक्षिण पूर्वी राजस्थान वालरा, मणिपुर पामलू, हिमालय क्षेत्र खील, झारखंड कुरुल या कुरावा, छत्तीसगढ़ बस्तर जिला दीपा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दीपा कहा जाता है। बराक घाटी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? धान और चाय। बराक घाटी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल धान और चाय। भारत के किस राज्य में मसालों का बगीचा स्पेस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है? केरल। किस राज्य को? तो केरल को। लॉन्ग क्लोव्स पुष्पकली से प्राप्त होता है, जिसकी सर्वाधिक खेती केरल में की जाती है। लॉन्ग क्लोव्स पुष्पकली से प्राप्त होता है। भारत में काला सोना ब्लैक गोल्ड के रूप में कौन सी का मसाला जाना जाता है? काली मिर्च। काला सोना काली मिर्च। भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 किस फसल के आनुवांशिक जेनेटिक परिवर्तित रूप हैं? मक्का के। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 मक्का के जेनेटिक परिवर्तित रूप है। वाणिज्यिक कॉमर्शियल स्तर पर केसर यानी सैफरॉन का उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर में। चाय की खेती के लिए पहाड़ी ढाल क्षेत्र वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त माना जाता है। चाय की खेती के लिए पहाड़ी ढाल क्षेत्र वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त माना जाता है। प्रसंस्करण प्रोसेसिंग हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन सी होती है? कुफरी चिप्सोना 2। कुफरी चिप्सोना 2। ललित किस फसल की उन्नत किस्म है? अमरूद की। ललित अमरूद की उन्नत किस्म है। मालवीय विकास, अमर, आजाद, बहार, पारस आदि अरहर तूर की प्रमुख किस्में हैं। उत्तराखंड में उगाया जाने वाला अनाज मंडुवा यानी कोदो का निर्यात अधिकांशतः किस देश को किया जाता है? तो जापान को। उत्तराखंड में उगाया जाने वाला अनाज मंडुवा यानी कोदो का निर्यात अधिकांशतः किस देश में को किया जाता है? तो जापान को। निर्वाह मूलक कृषि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंतर्गत मोटे अनाजों तथा चावल का उत्पादन किया जाता है। अदरक जिंजर के खाने योग्य भाग को क्या कहा जाता है? प्रकंद। भारत का कौन सा राज्य खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश। केरल राज्य विश्व में किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो गरम मसाले के लिए।
प्रमुख कृषि संस्थान राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड हैदराबाद, राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक, भारतीय डेयरी निगम एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद, भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, भारत डेयरी निगम एवं भारत डेयरी विकास बोर्ड आनंद, गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर, कॉफ़ी केंद्रीय कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान चिकमंगलूर, जूट कृषि अनुसंधान संस्थान बैरकपुर, केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान चिड्डी, केंद्रीय केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद, जूट कृषि अनुसंधान संस्थान बैरकपुर, टिड्डी चेतावनी संगठन जोधपुर, टिड्डी चेतावनी संगठन जोधपुर, कृषि विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय फरीदाबाद, राष्ट्रीय पौध संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद, चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विज्ञान संस्थान जयपुर, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी, केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फर्म हैसरघट्टा, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला अल्मोड़ा, केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, लघु किसान कृषि व्यापार संघ नई दिल्ली, राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद, पशु रोग जांच प्रयोगशाला पुणे, पशु स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा जैविक संस्थान कोलकाता, पशु चिकित्सा और जीव विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, पशु स्वास्थ्य संस्थान जालंधर, पशु चिकित्सा जैविकी गुवाहाटी, राष्ट्रीय पटसन एवं संबंधित रेशे अनुसंधान संस्थान कोलकाता, भारतीय प्राकृतिक रेजिन्स एवं गम संस्थान रांची। कुछ फसलों में राज्यों का स्थान 2023-24 के बाद देखते हैं। कुल खाद्यान्न जो है उत्तर प्रदेश प्रथम है, मध्य प्रदेश द्वितीय, पंजाब तृतीय। कुल दलहन में मध्य प्रदेश पहला, महाराष्ट्र दूसरा, राजस्थान तीसरा। कुल तिलहन में राजस्थान पहला, मध्य प्रदेश दूसरा, गुजरात तीसरा। कुल मोटे अनाज में राजस्थान पहला, कर्नाटक दूसरा, मध्य प्रदेश तीसरा। विभिन्न फसलों के उत्पादन में शीर्ष राज्य चावल में तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। गेहूं में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। बाजरा में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। मक्का में कर्नाटक, चना में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। मक्का में कर्नाटक, बिहार, मध्य प्रदेश। बाजरा में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। चना में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। अरहर यानी तूर दाल में कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश। मसूर में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। मूंगफली गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। सरसों राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। सोयाबीन महाराष्ट्र, राजस्थान। सूरजमुखी कर्नाटक, हरियाणा और उड़ीसा। कपास गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना। जूट पश्चिम बंगाल, बिहार और असम। आलू उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार। प्याज महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। गन्ना उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? असम। सोनालिका, अर्जुन एवं कल्याण सोना उन्नत किस्म है गेहूं की। पैंगिंग किस फसल के लिए एक लाभकारी प्रक्रिया है? मूंगफली। पैंगिंग मूंगफली के लिए लाभकारी प्रक्रिया है। झूम कृषि की एक पद्धति जिसे कर्तन एवं दहन कृषि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। गहन कृषि इंटेंसिव फार्मिंग से क्या तात्पर्य है? न्यूनतम भूमि में अधिकतम उपज। सुनहरा रेशा क्रांति से का संबंध जूट उत्पादन से है तथा जूट को भारत का स्वर्णिम तंतु गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया कहा जाता है। राजस्थान किस फसल का प्रमुख उत्पादक है तो सरसों एवं बाजरा है। भारत के कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन किया जाता है, तत्पश्चात केरल तथा तमिलनाडु का स्थान है।
कॉफ़ी उत्पादन में कर्नाटक सबसे बड़े एक नंबर पे है। उकठा रोग से कौन सी फसल प्रभावित होती है? चना। उकठा रोग चना। भारत का सबसे बड़ा रबड़ तथा नारियल उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल। भारत के किस राज्य में कहवा, रबड़ तथा तंबाकू की कृषि की जाती है? कर्नाटक। भारत के किस राज्य में कहवा, रबड़ तथा तंबाकू की कृषि की जाती है? तो कर्नाटक। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश। पौधे उगाने के साथ ही मछली पालन करना किस कृषि के अंतर्गत आता है? तो एक्वापोनिक कृषि यानी एक्वापोनिक एग्रीकल्चर। भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। किन दो फसलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? तो गेहूं और गन्ना में। किन दो फसलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? गेहूं और गन्ना में। अरंडी का वृहत्तम उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात। अरंडी का वृहत्तम उत्पादक राज्य गुजरात। सदाबहार क्रांति एवरग्रीन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने तथा उत्पादन बढ़ाने से। भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक राज्य क्रमशः कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक। सर्वाधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। भारत का कौन सा राज्य नमक एवं मूंगफली के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो गुजरात। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? 1984 ईस्वी में। भारत में शीर्ष 5 मत्स्य उत्पादन राज्य। आंध्र प्रदेश 48.03 लाख टन, पश्चिम बंगाल 18.43 लाख टन, कर्नाटक 10.74 लाख टन, उड़ीसा 9.90 लाख टन, गुजरात 8.94 लाख टन। अखिल भारतीय उत्पाद कितना है? 162.48 लाख टन, जिसमें से 48 लाख टन अकेले आंध्र प्रदेश उत्पादित करता है। पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री। 20वीं पशुधन गणना की रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई? मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। 20वीं पशुधन गणना की संख्या के अनुसार कुल पशुधन में गौ पशु 35.94%, भैंस 20.45%, बकरी 27.80%, भेड़ 13.87%, सुअर 1.69% तथा अन्य पशु 0.25% है। प्रति 100 हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र में मवेशियों की संख्या का घनत्व किस राज्य में सबसे अधिक है? बिहार में। भारत में सर्वाधिक दुग्ध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? जमुनापारी। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल जमुनापारी। गाय की थारपारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में। 20वीं पशुधन गणना के अनुसार पशुओं की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि पश्चिम बंगाल 23%, तत्पश्चात तेलंगाना 22% में देखी गई है। 20वीं पशुधन गणना के अनुसार पशुओं की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि पश्चिम बंगाल में, तो उसके साथ सेकंड नंबर तेलंगाना में। विश्व में दुग्ध उत्पादन मिल्क प्रोडक्शन के क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम। भारत में श्वेत क्रांति के जनक, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। मुर्गे के अंडे का कवच किस पदार्थ से निर्मित होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। विश्व में सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है? तो लेग हॉर्न। भारत में स्थापित केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म सूरतगढ़ राजस्थान, धमरोड़ गुजरात, अलमाड़ी तमिलनाडु, चिपलीमा और सुनबेड़ा उड़ीसा, हैसरघट्टा कर्नाटक, अंदेश नगर उत्तर प्रदेश। ये केंद्र गाय और भैंसों के प्रजनन के लिए उत्तम नस्ल के सांड और प्रशीतित वीर्य रेफ्रिजिरेटेड सीमेन का उत्पादन करते हैं। केंद्रीय प्रशीतित वीर्य
उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान हैसरघट्टा बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है, जो उत्तम नस्ल के सांड एवं भैंसों का वीर्य उपलब्ध कराता है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन के वितरण से। भैंसों पर अनुसंधान भैंसों पर अनुसंधान के लिए हरियाणा राज्य के हिसार जिले में केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है। ऑपरेशन फ्लड के विभिन्न चरण। ऑपरेशन फ्लड 1 जुलाई 1970 से मार्च 1981, अप्रैल 1981 से, ऑपरेशन फ्लड 2 अप्रैल 1981 से मार्च 1985, ऑपरेशन फ्लड 3 अप्रैल 1985 से मार्च 1996। भैंसों की देसी नस्ल की 3 प्रमुख किस्में कौन सी है? मुर्रा, नीली रावी एवं जाफराबादी। 20वीं पशुधन गणना 2019। देखते हैं इसमें कितना कितना परसेंट किसका है। तो अन्य है 0.25%, गाय बैल है 35.94%, बकरी है 27.80%, भैंस है 20.45%, भेड़ है 13.87%, सूअर है 1.69%। सबसे ज़्यादा गाय बैल का परसेंटेज है 35.94%, दूसरे नंबर पर बकरी, तीसरे नंबर पर भैंस। स्टॉक फार्मिंग किससे संबंधित है? स्टॉक फार्मिंग किससे संबंधित है? पशुओं के प्रजनन से। 20वीं राष्ट्रीय पशुधन गणना 2019 के अनुसार भारत में मवेशियों की सर्वाधिक संख्या क्रमशः उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल में है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फॉर्म कहाँ स्थित है? हिसार, हरियाणा में। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मथुरा, उत्तर प्रदेश। स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम पशुधन गणना किस वर्ष में आयोजित की गई? वर्ष 1951। देश में दुग्ध व्यवसाय के लाभकारी प्रशिक्षण व जानकारी के लिए 3 प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI करनाल, मान सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग महसाना। देश में दुग्ध व्यवसाय के लाभकारी प्रशिक्षण व जानकारी के लिए 3 प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI करनाल, हरियाणा में, मान सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग महसाना, जी देसाई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पालनपुर, बनासकांठा, सिलीगुड़ी, जालंधर तथा ईरोड में प्रादेशिक केंद्र स्थापित किए गए हैं। भैंस पर अनुसंधान के लिए हरियाणा राज्य के हिसार जिले में केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है। खनिज संसाधन देखते हैं, मिनरल रिसोर्सेज। खनिज भी 3 तरह के होते हैं, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज भी 3 प्रकार के, लौह धातुएं, अलौह धातुएं, बहुमूल्य खनिज। लौह धातुएं जिसमें लोहे का अंश है, जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, निकल व कोबाल्ट आदि। अलौह धातुएं जैसे तांबा, सीसा, जस्ता व बॉक्साइट आदि। बहुमूल्य खनिज जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि। अधात्विक खनिज जैसे अभ्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चूनास्म, चूना पत्थर, संगमरमर तथा बलुआ पत्थर। ऊर्जा खनिज जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त सेल तंत्र कौन सा है? तो धारवाड़ तंत्र। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त सेल तंत्र धारवाड़ तंत्र। भारत के किस भाग में खनिज संसाधन के वृहद भंडार हैं? तो दक्षिण पूर्व में। भारत के किस भाग में खनिज संसाधन के वृहद भंडार हैं? तो दक्षिण पूर्व में। भारत का कौन सा राज्य खनिज संसाधनों से सर्वाधिक संपन्न राज्य है? तो उड़ीसा। भारत का कौन सा राज्य मूल्य की दृष्टि से खनिज उत्पादन में अग्रणी है? तो उड़ीसा। लौह के प्रकार मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। भारत में लौह किस क्रम की शैली में पाया जाता है? तो धारवाड़ शैली में पाया जाता है। प्रसिद्ध लौह आयरन और खान कुंद्रे मुख किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक। राजस्थान के नाथरा कीपाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो लौह अयस्क। राजस्थान के
नाथरा की पाल क्षेत्र में कौन सा खनिज अयस्क पाया जाता है? तो लौह अयस्क। बेलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है? तो लौह अयस्क। तांबा कॉपर का सर्वाधिक उत्पादन मलाज खंड क्षेत्र मध्य प्रदेश में होता है, जबकि इसके सबसे अधिक भंडार राजस्थान में है। एशिया का उच्च कोटि का जस्ता जिंक एवं सीसा लेड अयस्क भंडार उपलब्ध है भीलवाड़ा जिला राजस्थान में। विंध्य शैलों में किसके वृहद भंडार पाए जाते हैं? तो चूना पत्थर के। उड़ीसा में उच्च कोटि के हेमेटाइट किस्म की लौह अयस्क मयूरभंज व क्योंझर के बादाम पहाड़ खदानों से निकलता है। बॉक्साइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? एल्युमिनियम का। भारत के दो सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादक क्रमशः कौन से राज्य हैं? तो उड़ीसा एवं झारखंड। भारत में टीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़। भारत का कौन सा राज्य अभ्रक माइका का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आंध्र प्रदेश। भारत की सबसे बड़ी अभ्रक पट्टी हजारीबाग झारखंड, गया और मुंगेर बिहार जिले में पाई जाती है। भारत में सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर मार्बल कहाँ पाया जाता है? तो मकराना राजस्थान। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो मकराना राजस्थान। क्वार्ट्ज किस पत्थर का कायांतरित रूप है? तो बलुआ पत्थर। क्वार्ट्जाइट बलुआ पत्थर का कायांतरित रूप है। क्रोमाइट उत्पादन में किस राज्य का एकाधिकार है? तो उड़ीसा का। क्रोमाइट उत्पादन में किस राज्य का एकाधिकार है? तो उड़ीसा का। भारत के कुल नमक उत्पादन का 8.7% सांभर झील से उत्पादित होता है। भारत के कुल नमक का 8.7% सांभर झील से उत्पादित होता है। भारत में ग्रेनाइट की पट्टियों तथा स्लेट कहाँ बनाए जाते हैं? ललितपुर उत्तर प्रदेश में। भारत में ग्रेनाइट की पट्टियाँ तथा स्लेट कहाँ बनाए जाते हैं? ललितपुर उत्तर प्रदेश में। केरल के समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? मोनोजाइट। केरल के समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? मोनोजाइट। जादूगौड़ा किस खान के लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के लिए। वैश्विक खनिज उत्पादन में भारत का योगदान 2020-21। खनिज भारत का स्थान विश्व में उत्पादन में योगदान प्रतिशत। बॉक्साइट छठा स्थान है 5.53% से। क्रोमाइट चौथा स्थान है 9.24%। लौह अयस्क चतुर्थ है यानी 5.76%। मैग्नीज अयस्क पाँचवा स्थान है 5.42%। मैग्नेसाइट 17वां है 0.28%। रॉक फॉस्फाइट एपेटाइट 15वां है 0.66%। एल्युमिनियम प्राथमिक जो है उसका तृतीय का स्थान है थर्ड नंबर 5.53%। तांबा परिष्कृत जो है सातवां स्थान है 1.46% के साथ। इस्पात कच्चा द्रव द्वितीय स्थान है 5.6% वर्ल्ड का। सीसा रिफाइंड जो है तृतीय स्थान है 1.71% के साथ। और जिंक तृतीय स्थान है 5.18% के साथ। वैश्विक खनिज उत्पादन में भारत का योगदान 2019। एल्यूमिना चतुर्थ स्थान पे, भारत का स्थान चौथा। विश्व में उत्पादन 5.12%। बाईराइट सेकेंड स्थान है 13.4%। कोयला एवं लिग्नाइट द्वितीय स्थान है 9.1%। कच्चा तेल 26वां स्थान है 0.71%। सीमेंट दूसरा स्थान है 8.29%। ग्रेफाइट प्राकृतिक दूसरा स्थान है। भारत 95 खनिजों का उत्पादन करता है, जिसमें 4 ईंधन, 10 धात्विक, 23 अधात्विक, 3 परमाणु और 55 गौण खनिज, भवन और अन्य सामग्री सहित शामिल है। अन्य खनिज भंडार एवं उनके उत्पादक क्षेत्र देखते हैं। लौह अयस्क हेमेटाइट, लौह अयस्क मैग्नेटाइट। लौह अयस्क हेमेटाइट उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। लौह अयस्क मुख्य उत्पादक और क्षेत्र
क्योंझर, चित्रदुर्ग और राजनांदगांव। लॉ एस्क मैग्नेटाइट कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। मुख्य उत्पादक उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक। सोना कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश में मुख्य भंडारण। मुख्य उत्पादक जो है कर्नाटक एवं झारखंड है। और क्षेत्र रायचूर, सरायकेला, कुर्नूल। क्रोमाइट जो है मुख्य भंडार उड़ीसा, मणिपुर और नागालैंड, लेकिन मुख्य उत्पादक जो है उड़ीसा है। और क्षेत्र जाजपुर व हसन। चांदी राजस्थान, कर्नाटक और झारखंड, लेकिन मुख्य उत्पादक जो है राजस्थान एवं कर्नाटक, रायचूर और चित्तौड़गढ़। तांबा राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान जो है मुख्य उत्पादक है। तांबा कहाँ कहाँ होता है? बालाघाट, झुंझुनू, पूर्वी सिंहभूम। निकेल जो है उड़ीसा, झारखंड और नागालैंड, तीनों इसका मुख्य भंडारण है, लेकिन मुख्य उत्पादन जो है उड़ीसा एवं झारखंड, कटक, सुकिंडा क्षेत्र में और क्योंझर। फ्लोराइट गुजरात, राजस्थान एवं छत्तीसगढ़। महाराष्ट्र उत्पादक है चंद्रपुर, महाराष्ट्र में। एपेटाइट पश्चिम बंगाल, झारखंड व मेघालय, लेकिन इसका जो उत्पादक है मुख्य उत्पादक आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। जगह विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, पुरुलिया पश्चिम बंगाल। राक फॉस्फेट झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और जो मुख्य निकाला जाता है जहाँ से उत्पादक है राजस्थान और मध्य प्रदेश। उदयपुर और छतरपुर जगह है। हीरा मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से उत्पादक है और पन्ना खान। ग्रेफाइट अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लेकिन जो उत्पादक है तमिलनाडु और उड़ीसा है। नवपारा पलामू और लातेहार। मैग्नेसाइट उत्तराखंड, तमिलनाडु, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड मुख्य उत्पादक। बागेश्वर और सेलम। टीन हरियाणा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा मुख्य भंडार और छत्तीसगढ़ मुख्य उत्पादक। जगदलपुर, दंतेवाड़ा। गार्नेट तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान मुख्य उत्पादक। अजमेर, भीलवाड़ा और टोंक। सल्फर जम्मू एवं कश्मीर, उत्तराखंड, जम्मू एवं कश्मीर और उत्तराखंड, और मुख्य उत्पादक उड़ीसा, केरल और हरियाणा। जगत सिंहपुर और एर्नाकुलम। फायर क्ले अग्नि सह मिट्टी, गोंडवाना तथा टर्शियरी कोयला संयंत्रों में, और मुख्य उत्पादक गुजरात, आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र। और जगह झरिया झारखंड एवं रानीगंज पश्चिम बंगाल। पायराइट्स बिहार, राजस्थान, कर्नाटक में। बिहार एवं राजस्थान मुख्य उत्पादक अजमेर, सलादीपुरा। काइनाइट तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। काइलाइट तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक मुख्य भंडार। कर्नाटक एवं झारखंड मुख्य उत्पादक। मैसूर और पूर्वी सिंहभूम स्थान। छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो ये एनसीईआरटी सार संग्रह का जो सीरीज़ है, इसमें ज्योग्राफी हम लोग देख रहे थे और ज्योग्राफी के लेक्चर 3 कंप्लीट हुआ। आगे और भी सेशन चलता रहेगा। अगर वीडियो प्लीज़ पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर कुछ कमेंट करना हो, कुछ फीडबैक देना हो तो आप कमेंट ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद फ्रेंड्स।